साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे चैनल पर। तो जैसा कि हमने केमिस्ट्री के पार्ट में कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स को कवर किया है, उसी के क्रम में जो अब हम बात करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे कुछ एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। और आप यहाँ पे क्वेश्चन देख सकते हैं, ये आपके आईसीएमआर का क्वेश्चन है, जहाँ पे पूछा गया था कि वी यूज विच एलिमेंट टू गैल्वेनाइज मटेरियल टू प्रिवेंट देम फ्रॉम रस्टिंग। ये आपने फिनोमिना पढ़ा होगा कि जब आप रस्टिंग वगैरह जो आपके हो जाते हैं, तो मतलब जंग लगना जिसको हिंदी में कहते हैं, तो आप कौन से एलिमेंट को लगाकर उससे आप प्रिवेंट कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर बनता है वो आपका जिंक होता है। तो अब हम इसी के रिगार्डिंग पूरी चर्चा करने वाले हैं कि ये क्या प्रोसीजर होता है और कि क्या-क्या चीज इस जो आपका एक चैप्टर आता है एनसीईआरटी में, जिसमें हम प्रोसेस ऑफ द एलिमेंट्स एक्सट्रैक्शन वगैरह पढ़ते हैं। तो ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को यहाँ पे रखा है, तो सबसे पहले इन बुलेट्स पॉइंट्स को हम यहाँ पे समझते जाएंगे कि आउट ऑफ द 117 एलिमेंट जो कि आज तक नोन है, जिसमें आपके नोबल मेटल्स आते हैं, नोबल गैसेस आते हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्यू अदर्स आर अवेलेबल इन द नेटिव स्टेट में होते हैं। और कुछ जो होते हैं वो आपके क्या होते हैं, कंपाउंड के फॉर्म में होते हैं। ऑल ऑफ दीज आर यूजफुल होते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट है, ये चार्ट आपको याद रखना है, जो हमेशा आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा और मैंने आपको रटवाया है। जैसे कि आपका हीमोग्लोबिन होता है, पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिन में आपके कौन सा मेटल होता है, तो वहां पे आयरन होता है। और हमेशा याद रखिएगा कि आयरन हमेशा फेरस कंडीशन में होता है। ये बात याद रखिएगा, Fe+2 कंडीशन में होता है, क्योंकि आयरन के दो कंडीशंस होते हैं। एक आपका Fe आपका होता है, एक सेकेंड ये कुछ गड़बड़ हो गया, आपका एक Fe+2 होता है और एक आपका Fe+3 होता है। +2 को हम फेरस कहते हैं, +3 को हम क्या कहते हैं बेटा, फेरिक कहते हैं। तो जो आपके हीमोग्लोबिन में होता है वो मेरा कौन सा होता है, फेरस कंडीशन में होता है। जिंक जो होता है वो मेरे इंसुलिन में होता है। ये आपको इंटरेस्टिंग बात पता चलेगी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जिंक जहां पर भी आएगा, मैं आपको एक बार वापस से रिकॉल करा देता हूं, जो कि स्टूडेंट में बच्चों ने ज्वाइन किया है, उनको 3 एंजाइम्स के नाम तुरंत याद आ जाने चाहिए कि जिसमें आपका जिंक होता है। अब ये कौन कौन से एंजाइम है, एक आपका है कार्बोनिक, जो कि एग्जाम में पूछा जाएगा। कार्बोनिक एनहाइड्रेज आपका एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कहां पर पाया जाता है, आरबीसी में पाया जाता है। दूसरा आपका है कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, सी टर्मिनल से कट मारेगा। और एक आपका जो इंपॉर्टेंट है वो आपका एल्कोहल, समझते जाइएगा, एल्कोहल डी हाइड्रोजिनेज। ये 3 एंजाइम्स ऐसे हैं जिनको अपने कार्य करने के लिए जिंक की आवश्यकता होती है। और जिंक जो होता है ये आपके ऑक्सिन की बायोसिंथेसिस, जो आपका फाइटो हार्मोन ऑक्सिन होता है, उसकी बायोसिंथेसिस में जो एलिमेंट इन्वॉल्व होता है वो आपका जिंक होता है। तो जहां पे जिंक का नाम आया, ये 4-5 बातें आपको याद होनी चाहिए। और इसी के साथ मैंने ये भी याद कर लिया कि जो जिंक होता है वो मेरे किस में होता है, इंसुलिन में होता है, ठीक है। बाकी इंसुलिन का नाम आया तुरंत इसके बारे में सारी स्टोरी आपको पता होनी चाहिए। कोबाल्ट जो होता है ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि विटामिन बी 12 के लिए इंपॉर्टेंट होता है। विटामिन बी 12 में कोबाल्ट होता है, इसीलिए विटामिन बी 12 को हम क्या बोलते हैं, साइनो कोबालामिन बोलते हैं। और विटामिन के चैप्टर में मैंने आपको ये भी रटवाया है कि अगर ये बहुत अंदर तक जाएंगे तो आपसे केवल इतना पूछेंगे कि जो आपका कोबाल्ट होता है इसकी कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो कोबाल्ट की +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है। मैग्नीशियम आपका क्लोरोफिल में होता है, कोई दिक्कत नहीं आएगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इसके अलावा एल्युमिनियम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, हम मेकिंग द ट्रांसमिशन केबल्स बनाने में करते हैं, इस सेक्टर में होता है। कॉपर कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिकल एप्लीकेंस जो भी बनाए जाते हैं वो कॉपर के होते हैं। इंक्रीजिंग हार्डनेस ऑफ द गोल्ड देते हैं, इन मेकिंग मैनी एलॉयज बनाने में हम यूज करते हैं। जिंक इज यूज्ड इन द गैल्वेनोमीटर, ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आपका डिजाइन हुआ है कि गैल्वेनाइजिंग मटेरियल करने के लिए आपको किसका यूज करना है, तो मैं किसका यूज करूंगा, मैं जिंक की कोटिंग करूंगा। इसके अलावा जिंक का जो हम यूज करते हैं वो एक्सट्रैक्शन ऑफ द गोल्ड में करते हैं और सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में करेंगे। आयरन इज एक्सटेंसिवली यूज इन द रॉट आयरन, ये आयरन के बहुत सारे पार्ट होते हैं, मैंने उसको नहीं उतना मैं उसमें नहीं गया हूँ। कास्ट आयरन, ठीक है, ये तरह तरह के आयरन होते हैं। तो अगर आपको मौका मिलेगा तो एक बार आयरन का चैप्टर उठाइएगा, एनसीईआरटी में रीड कर लीजिएगा। हालांकि आने की संभावना कम है, बट फिर भी 2-4% केस के लिए आप इसको पढ़ लीजिएगा, ये मेरा रिकमेंडेशन है, ठीक है। तो आपका रॉट आयरन होता है, ये सब आयरन के बने होते हैं। स्टील, एलॉय स्टील फॉर मेकिंग मैनी आर्टिकल, जो आपके डे टू डे नीड्स में आपकी जरूरत पड़ती है। दिस यूनिट मेनली डील्स विद द एक्सट्रैक्शन ऑफ द, किस तरीके से हम ये पर्टिकुलर एलिमेंट्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, तो उनकी कुछ विधियां हैं। हालांकि हम उतने विधि पे नहीं जाएंगे ना, उतने विधि पे आईसीएमआर जाएगा, बट कुछ एक इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको पता होना चाहिए,
उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है और ये क्वेश्चन मैंने यहाँ पे फ्रेम किया है, ये क्वेश्चन आपका आईसीएमआर 2018 का क्वेश्चन है। कह रहा है कि द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट फाउंड इन द अर्थ के मास में सबसे ज्यादा एलिमेंट कौन सा पाया जाता है। तो यहाँ पे आपका बुलेट पॉइंट में लिखा हुआ है द मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन द अर्थ क्रस्ट में जो होता है वो आपका ऑक्सीजन होता है। गैस के फॉर्म में जो सबसे ज्यादा होता है धरती माता में ऑक्सीजन होता है, फॉलोड बाई एसआई यानी कि सिलिकॉन होगा, एल्युमिनियम होगा, आयरन होगा। और मोस्ट एबंडेंट जब आपसे मेटल की बात किया जाता है अर्थ क्रस्ट में तो हम उसको एल्युमिनियम से जोड़ेंगे। हालांकि अब चाहे यहाँ पे देखा जाए तो टेक्निकली इन्होंने एलिमेंट की बात की है तो वो आपका ऑक्सीजन भी हो सकता है, बट चूंकि ऑप्शंस में नहीं दिया है और एलिमेंट से ही हम जाके कहीं ना कहीं मेटल को आइसोलेट करेंगे, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर निकल कर आएगा वो आपका एल्युमिनियम हो जाएगा, जो कि यहाँ पे दिया गया है कि मोस्ट एबंडेंट मेटल जो है अर्थ क्रस्ट में कौन सा है वो आपका एल्युमिनियम है। एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन होता है, ये भी आपने पढ़ा होगा, ठीक है। 78% नाइट्रोजन होता है और 21% ऑक्सीजन होता है। तो ये डेटा मैं आपसे अपेक्षा करता हूं कि ये आपको याद हो जाना चाहिए। नाइट्रोजन बेटा कितना परसेंट है? 78% है। ऑक्सीजन कितना प्रतिशत है? 21% है। सबसे ज्यादा धरती माता में अर्थ क्रस्ट में कौन सा एलिमेंट है? तो हम क्या कहेंगे? एल्युमिनियम है। इसके बाद कुछ आपके ओर्स होते हैं, ये अभी मैं इसको डिफिनेशन भी समझाऊंगा। आपके ओर्स, मेटल्स, ये सब दुनिया भर की चीजें होती हैं जिनको आप हिंदी में खनिज पढ़ते थे, ठीक है। तो एल्युमिनियम के दो ओर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक आपका बॉक्साइट होता है, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। इसका फॉर्मूला भी होता है Al2OH की होल थ्राइस करके इसका फॉर्मूला बना सकते हैं। तो आपको केवल बॉक्साइट का नाम याद रखना है। आयरन में आते हैं तो आयरन के कई सारे ओर्स होते हैं, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, आयरन पायराइट। ये इसमें जो आपका फॉर्मूला याद रखना है ये आपका आयरन पायराइट याद रखना है, जिसका फॉर्मूला FeS2 होता है। बाकी तो आप हेमेटाइट और मैग्नेटाइट बना लोगे, Fe2O3 और Fe3O4। कॉपर के केस में जब भी पायराइट आएगा, और यहाँ से एक चीज और समझते जाइएगा, कोई क्वेश्चन भी अगर आपको डिजाइन किया केमिस्ट्री में, जो पायराइट वर्ड होता है इसका कहीं ना कहीं रिलेशन जो होता है वो सल्फर से होता है। जैसे आपने आयरन पायराइट पढ़ा तो इसका फॉर्मूला जो है वो FeS2 है, और कॉपर पायराइट में CuFeS2 आता है, ठीक है। बाकी क्यूप्राइट वगैरह आपको ये सब पता होना चाहिए। जिंक के जो ओर्स होते हैं वो आपके जिंक ब्लेंड वगैरह होते हैं, ZnS वगैरह। तो इसमें आपको बहुत ज्यादा नहीं ध्यान देना है, बस आपको इतना ध्यान देना है कि एल्युमिनियम का जो आपका होता है वो आपका क्या होता है बेटा? वो आपका बॉक्साइट होता है। ये कहानी आपकी क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम आपको कुछ टर्म समझाएंगे कि मिनरल्स किसे कहते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ टर्म्स को हम समझ लेते हैं। मिनरल्स क्या होता है? नेचुरल अकरिंग सॉलिड सब्सटेंस हैविंग मेटल्स इन कंबाइंड स्टेट या नेटिव स्टेट, उसको हम मिनरल्स कहते हैं। मिनरल्स डू नॉट कंटेन नाइट्रेट आयन बिकॉज ऑल नाइट्रेट साल्ट्स आर वाटर सॉल्युबल। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बुलेट पॉइंट याद रखिएगा कि मिनरल्स में कभी भी आपको NO3- नहीं मिलेगा, बिकॉज जितने भी आपके नाइट्रेट साल्ट्स होते हैं वो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। तो नेचुरली अकरिंग सॉलिड सब्सटेंस जिसमें आपके मेटल्स पाए जाएंगे या तो वो कंबाइंड स्टेट में होंगे या तो वो नेटिव स्टेट में होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? मिनरल्स कहेंगे। और क्या होता है? ए मिनरल इज एन ओर होता है। मिनरल जो होता है तरीके का ओर होता है जिसको हम विच वन और मोर मेटल्स कैन बी एक्सट्रैक्टेड इजिली, या प्रॉफिट के लिए या इजिली हम उसको एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ठीक है। ओर क्या होता है समझना बेटा। मिनरल जो होता है इज एन ओर है विच फ्रॉम विच वन और बहुत सारे मेटल्स हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो? खनिज से ही तो आप बहुत सारे मेटल्स एक्सट्रैक्ट करते हो, तो बस वही बात यहाँ पे बताई गई है कि ओर जो है वो आपके तरीके का मिनरल है जिससे आप कई सारे मेटल एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। बाकी याद आता है तो ठीक है, नहीं याद आता है कोई बात नहीं। जब आप कभी भी मिनरल्स या खनिज को आइसोलेट करते हो तो उसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटीज लगी होती हैं। हमेशा वो धरती के अंदर में आपको प्योर आयरन नहीं मिलेगा, प्योर एल्युमिनियम नहीं मिलेगा, वो किसी ना किसी इम्प्योरिटी के फॉर्म में होगा। उसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स या गैंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए लिखा हुआ है मिनरल्स आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद अर्थी इम्प्योरिटी। जो धरती माता की इम्प्योरिटीज होती हैं, धरती में जो आपकी इम्प्योरिटीज होती हैं उससे वो जुड़ी होती हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? मैट्रिक्स या गैंग बोलते हैं। इसके बाद फ्लक्स एक टर्म इस्तेमाल होता है। इट इज अ सब्सटेंस यूज्ड टू डिक्रीज द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द ओर और ए सब्सटेंस यूज्ड टू रिएक्ट विद द इम्प्योरिटी टू फॉर्म द स्लैग, ठीक है। इम्प्योरिटी को हटाने के लिए जो हम रिएक्शन कराते हैं उसमें हम फ्लक्स का इस्तेमाल करते हैं। फ्लक्स आपका दो तरीके का होता है, एक आपका एसिडिक होता है और एक आपका बेसिक होता है, ठीक है। एसिडिक फ्लक्स जो होगा वो आपके बेसिक इम्प्योरिटी को स्लैग में कन्वर्ट करेगा, और जो आपका बेसिक होगा वो आपके एसिडिक में कन्वर्ट करेगा। जस्ट अपोजिट आपको याद रखना है, ठीक है।
इसके बाद आपके SiO2 वगैरह, SiO2 जो होता है वो बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जाता है मेटलर्जी में, ठीक है। बाकी नाम याद कर सकते हो तो याद कर लेना, वैसे पूछेगा नहीं। स्लैग की डिफिनेशन हमने पढ़ लिया, द लो फ्यूजिबल सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड बाय द रिएक्शन ऑफ द फ्लक्स विद इंप्योरिटी ड्यूरिंग एक्सट्रैक्शन ऑफ द मेटल्स, की जब हमने एक्सट्रैक्ट किया तो जो इंप्योरिटी जिस फॉर्म में बाहर आई उसको हमने क्या बोला, स्लैग बोला, ठीक है। एलॉय क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि होमोजेनस मिक्सचर ऑफ ए मेटल विथ वन और मोर एलिमेंट दैट मे बी मेटल या नॉन मेटल। कहने का मतलब है कि हमने मेटल को किसी एलिमेंट से मिला दिया, जब आप पढ़ते हैं कि कॉपर को जिंक से मिलाया, इस तरीके से अभी मैं आगे एग्जांपल लगाया हूं तो वो आपको समझ में आएगा। तो दो चीजों का जो मिक्सचर होता है, किसी एलिमेंट को अगर आप मिला दीजिए होमोजेनस मिक्सचर को, तो हम उसको क्या कहेंगे, एलॉय बोलेंगे। मेटलर्जी क्या होता है, मेटल को आइसोलेशन करने की जो प्रोसेस होती है उसको हम मेटल्स बोलते हैं। बस इतनी बातें याद रखनी है। तो मिनरल्स क्या हुआ, धरती में जो आपको जितने सारे एलिमेंट्स आपको मिले वो कंबाइंड स्टेट में है, नेटिव स्टेट में है। केवल और केवल हमको इतना याद रखना है कि जो आपका नाइट्रेट है वो कभी भी आपको मिनरल्स के फॉर्म में नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है बेटा, आपका वाटर सॉल्युबल है। सर ने ये बात समझा दिया। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज जो हमने यहाँ पे समझा कि ओर जो होता है, खनिज जो कह सकते हो, जो मिनरल है उस तरीके का खनिज है या ओर है, फ्रॉम विच वन और मोर मेटल को हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं इजिली। मैट्रिक्स क्या हुआ कि जो आपके मिनरल्स होते हैं वो किसी ना किसी इंप्योरिटी से जुड़े होते हैं, उनको हम मैट्रिक्स बोलते हैं। फ्लक्स क्या होता है, उनको हमें रिमूव करने के लिए जो हम यूज करते हैं सब्सटेंस को, उसको हम फ्लक्स बोलते हैं। इस पूरे प्रोसेस में मेल्टिंग पॉइंट को कम करने के लिए हम जिस सब्सटेंस का यूज करेंगे उसको हम फ्लक्स बोलेंगे। कुछ नहीं जानते हो, दो तरीके का याद रखना, फ्लक्स एसिडिक होता है या बेसिक होता है। बेसिक इंप्योरिटी को हटाने के लिए हम एसिडिक फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे और बेसिक फ्लक्स को हटाने के लिए हम एसिडिक इंप्योरिटी, बेसिक फ्लक्स हम एसिडिक इंप्योरिटी को हटाने के लिए करेंगे। स्लैग आपको मैंने बता दिया। एलॉय जो होता है वो आपका होमोजेनस मिक्सचर होगा, दो तीन एलिमेंट्स को मिला दीजिए उससे जो बनेगा उसको हम क्या कहेंगे, एलॉय कहेंगे। नहीं समझ में आ रहा है? फिर इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो एक आपका एक्सट्रैक्शन का बहुत सारे मेथड होते हैं, उसमें आपने दुनिया भर के मेथड्स पढ़े होंगे। उसमें बस मैं आपको एक चीज बता रहा हूं जहां से मुझे ऐसा मेरा एक्सपीरियंस बोलता है कि अगर कहीं से क्वेश्चन पूछना होगा तो शायद इस पहलू पे जा सकते हैं। और वो एक मेथड आपने शायद अभी जैसे ही मैं नाम लूंगा आपको वो तुरंत याद आ जाएगा। एक आपका मेथड होता था फ्रॉथ फ्लोटेशन प्रोसेस। ये आप पढ़ते थे, ये इम्प्लॉय किया जाता है टू प्योरीफाई कंसंट्रेटेड सल्फाइड के ओर को प्योर करने के लिए, जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है, उसको प्योर करने के लिए फ्रॉथ फ्लोटिंग मेथड का यूज किया जाता था। अगर आपने यूपी बोर्ड से पढ़ाई किया होगा तो ये क्वेश्चन, जहां तक मुझे पता है मेरे टाइम पर ये क्वेश्चन पेट क्वेश्चन होता था यूपी बोर्ड के फाइनल एग्जाम में। 4-5 नंबर में ये क्वेश्चन आपका पूछा जाता था, ठीक है। तो ये बस मैं इसीलिए बता रहा हूँ कि सल्फाइड के ओर को सेपरेट करने के लिए हम फ्रोथ फ्लोटिंग मेथड का यूज करते हैं। मतलब एक तरीके का, हिंदी में कहोगे तो फ्रॉथ का मतलब झाग होता है। तो इस पूरे प्रोसेस में बहुत सारा झाग बनता है, तो वो एक अलग विषय है, उतना मैं केमिस्ट्री मुझे ध्यान भी नहीं है। बस ये मुझे पता है कि ये शायद आपको पता होना चाहिए। अब कुछ एलिमेंट्स आपके कहीं कहीं इस्तेमाल किए जाते हैं, वो एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है। जैसे एल्युमिनियम होता है, इलेक्ट्रिक के वायर बनाने में यूज किया जाता है, सिल्वर पेंट बनाने में किया जाता है, और किचन के जो भी आपके बर्तन वगैरह होते हैं वो आपके एल्युमिनियम के बने होते हैं, ठीक है। कॉपर आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हो, स्टीम पाइप बनाने में करते हैं, इलेक्ट्रिकल वायर्स बनाने में करते हैं, कैलोरी मीटर्स बनाने में हम यूज करते हैं, और बहुत सारे एलॉयस। यहाँ पे कॉपर की कहानी स्टार्ट होती है। एक आपने ब्रास पढ़ा होगा, जब कॉपर को अगर हम जिंक के साथ मिक्स कर देते हैं तो इसको ब्रास कहा जाता है। ब्रॉन्ज जो होता है, जब इसको टिन के साथ मिक्स करते हैं तो इसको ब्रॉन्ज कहते हैं। क्वाइन जो बनता है, जब इसको हम निकिल के साथ मिला देते हैं तो ये क्वाइन बनता है। जर्मन सिल्वर एक होता है जिसको हम जिंक के साथ और जिंक और नियॉन, क्या है यार ये, एनआई, ठीक है, इसके साथ निकिल के साथ जब हम मिलाते हैं तब ये क्या बन जाता है, जर्मन सिल्वर बन जाता है। तो थोड़ा सा ट्रिकी है बट याद कर लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपका आया है और बन सकता है। इसके बाद जिंक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, जैसा कि अभी हमने पढ़ लिया कि ब्रास जो होता है वो कॉपर और जिंक का होता है। जर्मन सिल्वर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी आगे मैं इसके लिए एक इंटरेस्टिंग बात भी बताऊंगा कि इसमें कॉपर, जिंक और मैं फिर नाम भूल जा रहा हूँ, एनआई, निकिल का मिक्सचर होता है, ठीक है। बाकी इसमें बहुत ज्यादा आपको नहीं याद करना है। गैल्वेनाइजेशन ऑफ द आयरन में हम इसको यूज करते हैं, जो कि आपके आईसीएमआर में क्वेश्चन पूछा गया है। ये मैंने आपको पहला क्वेश्चन सॉल्व कराया है कि गैल्वेनाइजेशन मेटल में हम किसका यूज करेंगे, जिंक का यूज करेंगे, ठीक है बेटा। तो यहां तक कहानी आपको समझ में आ गई होगी। फिर ड्राई सेल्स वगैरह बनाने में करेंगे। इसके बाद हम जो करेंगे आयरन, रॉट आयरन, ये मैंने आपको बोला कि थोड़ा पढ़ लीजिएगा।
एग्रीकल्चर इम्प्लीमेंट्स बनाने में हम करते हैं, स्टील का यूज किया जाता है मेकिंग पार्ट ऑफ ऑटोमोबाइल्स, एयरप्लेन वगैरह, कास्ट आयरन यूज किया जाता है, गटर पाइप वगैरह बनाने में हम कास्ट आयरन का यूज करते हैं। बाकी याद कर सकना तो याद कर लेना, ठीक है। बाकी इसमें जो एक दो चीज आपको जो ज्यादा याद करना है, जो मुझे समझ में आ रहा है, ठीक है, जो मेरे एक्सपीरियंस से इंपॉर्टेंट है, वो आपका ब्रास इंपॉर्टेंट है, कॉपर और जिंक वाला जो है वो ब्रास है। और इसके अलावा आपका जर्मन सिल्वर में क्या होता है, कॉपर, जिंक और निकल का मिक्सचर होता है। अब यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट्स मैंने पेस्ट कर दिए कि जब इतनी बातें आ ही रही हैं, केमिस्ट्री पढ़ ही रहे हैं, तो कुछ दो चार चीजें एक्स्ट्रा भी पढ़ लेते हैं, जान लेंगे तो क्या ही हर्ज है, और क्या पता क्वेश्चन पूछ ले। जो आप बहुत सारे आप अंगूठियां पहनते हैं, जिसमें आप पुखराज आपने पढ़ा देखा होगा किसी को, रूबी जो लाल कलर का होता है, नीलम लोग पहनते हैं, ये सब आपने, अगर आप हिंदू रिलीजियस को मानते हैं तो आपने बहुत सारे लोगों को अपने उंगलियों में ऐसे पहने हुए देखा होगा। तो ये बेसिकली क्या होता है, इम्प्योर फॉर्म ऑफ द Al2O3 होता है, यानी कि ये एल्युमिनियम का इम्प्योर फॉर्म है। मंदिरों में जो आपका बेल होता है, जो घंटी होती है, वो मेड होती है एलॉय बेल मेटल्स होता है, जो कॉपर और एसन का बना होता है, ठीक है। कॉपर को मिक्स कर सकते हैं हम एयू के साथ और एजी के साथ टू हार्डन देम फॉर मेकिंग ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज किया जाता है, ज्वेलरी बनाने में करते हैं। जेडेनो जिंक ऑक्साइड जो होता है, इसको फिलोसफर सॉरी, जिंक ऑक्साइड जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं, फिलोसफर वूल कहते हैं एंड चाइनीज व्हाइट कहते हैं, और ये आपका एक एम्फोटेरिक होता है, ठीक है। एम्फोटेरिक का मतलब ये आपका, जो मैंने कल आपको बताया था कि एसिडिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा, बेसिक प्रॉपर्टी भी शो करेगा। इसके बाद आयरन सल्फाइड होता है या कॉपर पायराइट, जो भी आपको मैंने बताया नहीं था, CuFeS2, यहाँ पे देख लीजिए आप बात को, कॉपर पायराइट CuFeS2, मैंने बोला पायराइट वर्ड जहां भी आएगा वहां पे आपका सल्फर का लेना देना होगा, ठीक है। तो ये आप समझ लीजिए, यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी चीजें मैंने आगे लगाई हैं। कॉपर पायराइट हैव गोल्ड लाइक येलो शाइनिंग होता है, लेकिन बोथ आर कॉल्ड फूल्स गोल्ड, कहने का मतलब है कि लोग इसको सोना समझ लेते हैं, लेकिन ये गोल्ड नहीं होता है, ये केवल सोने के तरीके केवल चमकता है। तो जब कभी आप किसी भी सोने की ज्वेलरी में लेने जाते हैं और कोई व्यक्ति अगर आपको ठग लेता है, तो उसमें जो कोटिंग करते हैं कि जो आप भ्रमित हो जाते हैं कि ये सोना है, वो बेसिकली आपका कॉपर पायराइट होता है, ठीक है। कॉमन थर्माइट ये मिक्सचर है, इतना नहीं इंपॉर्टेंट है। बाकी एक फिनोमिना और याद रखिएगा, जर्मन सिल्वर में केवल नाम सिल्वर है, इसमें सिल्वर नहीं होता है, डज नॉट कंटेन सिल्वर। रोलेड गोल्ड में डज नॉट कंटेन गोल्ड, और लेड पेंसिल में जो होता है लेड नहीं होता है, याद रहेगा। ये केवल आपके लिए इंटरेस्टिंग चीज है कि आप इसको बोलते हैं, क्योंकि टेक्निकली आपने बहुत सारी चीजों को पढ़ा होगा कि हम उसको उसके नाम के अकॉर्डिंग बोल दिए, बट एक्चुअल में जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, रोल्ड गोल्ड में गोल्ड नहीं होता है, लेड पेंसिल में लेड नहीं होता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। और टीआई और जेडआर जो यूज किए जाते हैं, जेट इंजन बनाने में यूज किया जाता है। तो बस इंटरेस्टिंग चीज था, मे भी आपसे कहीं पर पूछ ले, मुझे लगता है कि जो अगर पूछना होगा तो ये आपका एल्युमिनियम इंपॉर्टेंट है। अब जो टेम्पल्स में जो आपके बेल्स होते हैं वो कॉपर और एसन के बने होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। बाकी फिलोसफर वूल्स वगैरह भी आप देख सकते हो, जेडएनओ को बोलते हैं, कॉपर पायराइट भी मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे कुछ ऐसी चीजें हैं कि जो शायद हो सकता है कि आपको लगेगा कि क्या बता रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बट मैं इसको एज अ सेफ साइड बता दे रहा हूँ, क्योंकि कभी कभी एग्जाम में सेक्शन ए में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। या कल को अगर आप कहीं पर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने जाएंगे या कहीं पर जाएंगे, तो मे भी कुछ केमिस्ट्री के जो आपके नेम्स के फॉर्मूला होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जैसे कि आपने बेकिंग पाउडर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बच्चे भूल जाते हैं, ये आपका सोडियम बाई कार्बोनेट होता है और इसका ये फॉर्मूला है, अगर याद कर सकते हो तो याद कर लेना। एडम कैटलिस्ट एक केमिस्ट्री में आप पढ़े होंगे, जो कि मिक्सचर ऑफ प्लेटिनम और प्लेटिनम ऑक्साइड का है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ब्लीचिंग पाउडर आप हमेशा इस्तेमाल करते हो, अगर आप लैब वर्क करने जा रहे हो या अपने सोसाइटी में भी ब्लीचिंग का छिड़काव किया जाता है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, CaOCl2 इसको बोला जाता है, ठीक है, एग्जाम में पूछा जाएगा। कुछ आपके विट्रॉल होते हैं, ये आपने शायद पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा है तो आज जान लो, ब्लू विट्रॉल, ग्रीन विट्रॉल, व्हाइट विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल का कॉपर सल्फेट .5H2O, आयरन सल्फेट .7H2O ग्रीन विट्रॉल, और जिंक के साथ जब ये लगा होता है तो ये आपका व्हाइट विट्रॉल होता है। हालांकि याद कर सकते हो तो ठीक है, नहीं याद कर सकते हो तो मैं इसको क्रॉस भी कर देता हूं, बट हाँ, मैं इतना जरूर कहूंगा कि ये आप कहीं ना कहीं मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट, ये केमिस्ट्री का जब कभी भी आप पेपर दोगे तो ये उनका एक बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। बाकी बेकिंग पाउडर याद रखना, ब्लीचिंग पाउडर याद रखना। बॉल्डेक्स मिक्सचर, ये आपने फंगस के केस में मैंने आपको पढ़ाया था, और ये आईसीएमआर का क्वेश्चन भी आया है कि जो आप छिड़काव करते हो, बाल्डेक्स मिक्सचर होता है और एक आपका बारगेंडी मिक्सचर होता है, मेरे लेक्चर जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। कॉपर सल्फेट और लाइम का मिक्सचर होता है। बोरिक एसिड H3BO3 को बोलते हैं।
ब्रास जो हमने ऑलरेडी पढ़ लिया, कॉपर और जिंक का होता है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। कॉपर 60% है, जिंक आपका 20% है। ब्रॉन्ज जो होता है, इसमें कॉपर 90% होता है और एसएन के साथ बना होता है। एक आपका बटर ऑफ टिन होता है जिसको SnCl4.5H2O कहते हैं, याद कर सकते हो तो ठीक है। कैरोज एसिड ये इंपॉर्टेंट है, H2SO5 इसको कहते हैं। कैलोमल ये आपका Hg2Cl2 होता है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, मर्क्यूरी क्लोराइड इसको दूसरा नाम है। जब आप कभी आपने बॉटनी में ये आपने कहाँ पर पढ़ा होगा, अभी जस्ट नाम नहीं क्लिक कर रहा है। ये आप जब हर्बेरियम बनाते हैं, ठीक है, हर्बेरियम बनाते हैं, वहां पे जो एक स्टेप होता है, शायद माउल्टिंग होती है, उसमें हम किसका यूज करते हैं, मर्क्यूरी क्लोराइड का यूज करते हैं या कैलोमल का यूज करते हैं। तो ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा। कार्बोजेन जो है ये मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन और 5 से 10% CO2 है, याद कर सकते हो तो ठीक है। कार्बोरेंडम सिलिकॉन कार्बाइड को हम कार्बोरेंडम बोलते हैं। कोल गैस जो होता है ये आपका मिक्सचर होता है, 5% हाइड्रोजन, इतने परसेंट आपका मीथेन है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, नाइट्रोजन है, इथेन है। कॉपर के जो आपके कॉइन्स होते हैं वो आपके कॉपर, जिंक और एसएन के बने होते हैं। कॉपर ग्लांस और कॉपर पायराइट मैंने ऑलरेडी बता दिया। NaNO3 ये भी आपने बहुत कॉमनली पढ़ा होगा, इसको चाइल्ड साल्ट पीटर बोलते हैं। सिस प्लेटिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब ये मत कहना कि सर ये सिस प्लेटिन हमने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। सिस प्लेटिन आपने पढ़ा है, और कहाँ पे पढ़ा है, ये आपका एक कंपाउंड है जो आपका एक एंटी कैंसरस ड्रग के तरीके यूज किया जाता है, ठीक है बेटा। और इसमें जो सबसे इंटरेस्टिंग चीज है प्लैटिनम, ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है पीरियोडिक टेबल में। तो प्लैटिनम के पास ऐसी प्रॉपर्टी होती है, और हालांकि ये बेसिकली एग्जैक्ट तो ध्यान नहीं आ रहा है, बस शायद ये डीएनए के अंदर जो आपके इंटरकैलेटिंग के तरीके ही कुछ कार्य करता है। बाकी इसकी अगर कोशिश कर लेना कि इसका एक बार मैकेनिज्म ऑफ मोड ऑफ एक्शन देख लेना, ठीक है। बाकी नहीं होगा तो मैं इसको टेलीग्राम चैनल पे पोस्ट कर दूंगा सिस्प्लेटिन के बारे में, ठीक है। तो कुल मिला के आपको एंटी कैंसर ड्रग के तरीके इस्तेमाल करते हैं, ये याद रखना है। एप्सम सॉल्ट ये इंपॉर्टेंट है, MgSO4.7H2O कहते हैं। गैलेना PbS है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं है, ये आपको फार्मूले में भी देखने को मिल रहा है, इस तरीके का मिक्सचर है जिसमें कॉपर है, जिंक है, निकिल है। गन कॉटन नाइट्रोसेलुलोज आपने पढ़ते हैं, जो कि इस तरीके का आपका विस्फोटक के तरीके यूज किया जाता है, तो उसको गन कॉटन बोलते हैं। गन मेटल जो होता है ये अलॉय है, इस चीज का है। गन पाउडर जो है ये आपका इसका मिक्सचर है। जिप्सम आपने पढ़ा होगा, और प्लास्टर ऑफ पेरिस ये आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा केमिस्ट्री में, ये इंपॉर्टेंट मैं कहूंगा, डबल स्टार मैं इसको देता हूं, पूछ सकते हैं। जिप्सम जो है वो CaSO4.2H2O होता है। हॉर्न सिल्वर मैंने लगाया है। हाइपो जो होता है वो इसको बोलते हैं। बाकी परेशान मत होइए, मैं इसका पर्टिकुलर आपको पीडीएफ ये इस पर्टिकुलर क्या कहते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, तो इसको थोड़ा बहुत देखते रहिएगा, क्योंकि मुझे पता है कि ऐसे थोड़ा बोरिंग भी लग रहा होगा क्या बता रहे हैं, बट फिर भी जरूरी है, ठीक है। इसके बाद जो आपका इंपॉर्टेंट है मैग्नीशिया MgO होता है। लाफिंग गैस इंपॉर्टेंट है N2O, ये एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लाफिंग गैस। मार्शल एसिड आपने पढ़ा होगा H2H2O8, क्योंकि क्या क्या होता है, ये इंटरेस्टिंग इसलिए होता है कि ऑक्सीजन का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो हर जगह हम -2 इस्तेमाल करते हैं, बट यहाँ पे थोड़ा इंटरेस्टिंग खेल रहता था, तो जो ऑक्सीडेशन नंबर चेंज हो जाती थी, ठीक है। प्रोड्यूसर गैस जो होता है वो CO+N2 बोलते हैं। अभी इसके पहले हमने क्या पढ़ के आए हैं, वाटर गैस पढ़ के आए, मैं लिख देता हूं भैया नहीं तो कंफ्यूज हो जाओगे। वाटर गैस में हमने कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन पढ़ा था, यही तो पढ़ा था। अब यहाँ पे जो प्रोड्यूसर गैस होता है उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन होगा, याद रखिएगा। क्वार्ट्ज SiO2 होता है। क्विक लाइम कैल्शियम ऑक्साइड को कहते हैं। क्विक सिल्वर जो है वो Hg को कहते हैं। बाकी ये आयरन पैराइड, हाँ, इनऑर्गेनिक ग्रेफाइट इंपॉर्टेंट है, Bn को बोलते हैं, ठीक है। नेचुरल गैस हमने ऑलरेडी इसको देख लिया है। ऑयल गैस, ऑयल ऑफ पेट्रोल, H2SO4 को क्या बोलते हैं, ऑयल ऑफ विट्रॉल बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद ओलियम जो होता है H2H2O7 होता है, इंपॉर्टेंट है। फिलोसफर वूल जो है ये आपका ZnO है। रेड लेड आपका Pb3O4 है। NaCl को रॉक साल्ट बोलते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रोल्ड गोल्ड में गोल्ड नहीं है, कॉपर और एल्यूमिनियम का मिक्सचर है, याद रखिएगा। इसी तरीके से सुडजर रिएजेंट होता है जो यूज किया जाता है सेलुलोज के डिसॉल्व करने में, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोलॉजी के स्टूडेंट हो, सेलुलोज के नाम से फैमिलियर हो, तो उसको डिसॉल्व करने के लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, सुडजर रिएजेंट का नाम इस्तेमाल करते हैं। तो जहां पे सेलुलोज का नोट्स बनाए होगे बेटा, वहां पे लिख लेना, कहीं पर नहीं मिलेगा, ठीक है। बुलेट पॉइंट में हो सकता है पूछ ले। Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, इसको सोडा ऐश बोलते हैं। वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2O होता है। वाटर ग्लास आपने पढ़ा होगा। फ्लोरीन को हम सुपर हैलोजन बोलते हैं, हालांकि नेक्स्ट पार्ट में हम हैलोजन चैप्टर को कवर करने वाले हैं, तो वहां पे हमें पता चलेगा। और KCl को साइलवाइन बोला जाता है।
ठीक है, बाकी इतना चीज़ देख लीजिएगा। तो यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर दिया है, कुछ केमिस्ट्री के फॉर्मूले हैं, हो सकेगा तो याद कर लीजिएगा, जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट सिद्ध होगा एग्जाम में, जिसमें आपको जो मैं बता देता हूँ, सुपर हैलोजन याद रखना, साइलमीन याद रखना, सोडा ऐश याद रखना, वाशिंग सोडा याद रखना, सेलुलोज वाला ये याद रखना इस पार्ट में। इसमें जो मैं बताऊंगा, लाफिंग गैस आपको याद रखना है, मार्शल एसिड याद रखना है, क्वार्ट्ज याद रखना है, ठीक है, और फिलोसफर वूल याद रखना है, बस बाकी तो चलो ठीक है। हाँ, रॉक साल्ट NaCl याद रख लेना, ठीक है। इसके बाद जो आपको कैलोमल, चूंकि मैंने आपको बताया ये आपका बॉटनी में जब आप हर्बेरियम बनाते हैं वहां यूज किया जाता है। कार्बोरंडम सिलिकॉन कार्बाइड होता है, कोल गैस, कॉपर कॉइन, सिस प्लेटिन आपको मैंने बता दिया इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जर्मन सिल्वर में सिल्वर नहीं होता है, गन कॉटन याद रखना है, नाइट्रोसेलुलोज होता है, जिप्सम याद रखिएगा, और एक इसी में होमवर्क मैं दे देता हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसका फॉर्मूला क्या होता है मैं नहीं लगा पाया हूँ। इसी तरीके से आपका बोरिक एसिड हो गया, बार्डेक्स मिक्सचर यहाँ पे फंगिसाइड के तरीके यूज किया जाता है, इसको देख लेना है। ब्रास जो है वो कॉपर और जिंक का मिक्सचर है, और इसके अलावा ब्लीचिंग पाउडर जो है वो मेरा CaOCl2 है, और सोडियम बाइकार्बोनेट जो है वो मेरा बेकिंग पाउडर है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक मैंने कवर कर दिया है, बाकी इस पर्टिकुलर चीज का मैं आपको PDF दे दूंगा, ठीक है, जिसके लिए आप लोग बहुत परेशान रहते हैं। तो ज्यादा कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा इस वाले स्लाइड में आपको लगा होगा कि क्या बता रहे हैं, बट बहुत इंपॉर्टेंट था। एक बार फिर से देख लो, मिनरल्स जो होते हैं, जिस सब्सटेंस में धरती में आपको मेटल्स जो होते हैं, ठीक है, जो भी आपके सॉलिड सब्सटेंस जिसमें आपका मेटल्स प्रेजेंट होता है उसको हम मिनरल्स बोलते हैं, ठीक है। मिनरल्स डू नॉट कंटेन NO3 क्योंकि नाइट्रेट आपका वाटर सॉल्युबल होता है। और जो होता है मिनरल होता है, और कहते हैं कि मिनरल जो होता है तरीके का और होता है, विच वन और मोर मेटल्स को हम क्या कर सकते हैं, एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जो उसमें इम्प्योरिटी होती है उसको हम मैट्रिक्स या गैंग बोलते हैं। फ्लक्स जो होता है, जब हम इसको इम्प्योरिटी को दूर करना होगा तो हमको कोई एक ट्रीटमेंट देना होगा, उस ट्रीटमेंट में हमको मेल्टिंग टेम्परेचर कम करना होगा। उस मेल्टिंग टेम्परेचर को कम करने के लिए हम, अगर उसमें बेसिक इम्प्योरिटी को हमें हटाना है तो हम एसिडिक फ्लक्स का इस्तेमाल करेंगे, और बेसिक को हटाना है तो एसिडिक का इस्तेमाल करेंगे। स्लैग जो होता है, इस पूरे प्रोसेस में जो आपका कंपोनेंट बनता है उसको हम स्लैग बोलते हैं टेक्निकली। एलॉय जो होता है ये आपका इंपॉर्टेंट है, होमोजेनस मिक्सचर जो होता है मेटल का किसी और एलिमेंट से मिला दीजिए, जैसे आपका ब्रास था, ब्रॉन्ज था, ये मैंने आपको बता दिया। और मेटलर्जी जो होता है ये प्रोसेस होता है। सल्फाइड के लिए जो हम प्रोसेस करते हैं वो हम फ्रॉथ फ्लोटिंग प्रोसेस कहते हैं। बस इतनी बातें आपको याद रखनी है। यहाँ पे मैं बॉक्साइट याद रखूंगा, यहाँ पे मैं एल्युमिनियम याद रखूंगा, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ पे जिंक याद रखूंगा, कहाँ कहाँ मैंने देखा, 3 एंजाइम देखा, कार्बोनिक एनहाइड्रेज RBC में होता है। इसके बाद इंसुलिन में मेरा क्या है, जिंक है। कोबाल्ट साइना कोबालामिन कॉपर +3 स्टेज में पाया जाएगा, फेरस कंडीशन में होगा। तो इस तरीके से ये आपका चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया है। बाकी आपको आइडिया भी लग गया है। अगर आपके पास शक्ति सामर्थ्य होगा तो एक बार जाके NCERT में इस चैप्टर को पढ़ लेना, डेली रिकॉल करना। किस्मत सही रहेगी तो एक आध दो क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक यू वेरी